से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। प्रयागराज के रास्ते में ये टीम है और बीच में राजस्थान में एक जगह रुकी भी टीम, जहां पर पेट्रोल भरवाने के लिए काफिला रुका थोड़ी देर के लिए। तो ये देख सकते हैं आप वो तस्वीरें जब रिफिलिंग के लिए यहाँ पर काफिला रुका था और ये तस्वीर आप देख रहे हैं। पुलिस के जवान भी बाहर निकले इन गाड़ियों से और उसके बाद दोबारा से जो है अतीक जो बाहर निकला था उसे भी दोबारा गाड़ी में बिठाया गया, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 ने भी आपको दिखाई। तो यूपी एसटीएफ की टीम अतीक को ले जा रही है प्रयागराज और ऐसे में नॉन स्टॉप कवरेज न्यूज 18 पर भी लगातार जारी है। दो तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं और अभी राजस्थान में चूंकि एंट्री काफी पहले ही कर और ये बड़ी खबर आ रही है शीनम, कोटा तक सभी टोल प्लाजा फ्री कर दिए गए हैं। काफिले की गाड़ियों को कहीं रोका नहीं जाएगा। सभी टोल प्लाजा को यह निर्देश दे दिए गए कि कोटा तक कहीं पर भी टोल प्लाजा पर यूपी एसटीएफ की इन गाड़ियों को, जिसमें अतीक अहमद को लाया जा रहा है, किसी भी गाड़ी को न रोका जाए। कोटा तक के लिए सभी टोल प्लाजा फ्री कर दिए गए हैं। कहीं पर भी किसी भी टोल प्लाजा पर गाड़ी ना रोकी जाए, ये दिशा निर्देश दिए गए हैं और राजस्थान पुलिस की टीम भी लगातार काफिले के साथ साथ चल रही है। तो ये सिक्योरिटी का अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हैं, सभी टोल प्लाजा फ्री कर दिए गए हैं। नवीन हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और पल पल की जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं काफिले से जुड़ी हुई। नवीन, चूंकि सभी टोल प्लाजा फ्री कर दिए गए और जितने भी काफिले की गाड़ियां होंगी उन्हें बिना किसी रोक टोक के आगे जाने दिया जाएगा और साथ ही साथ मीडिया की भी कुछ गाड़ियां चल रही हैं, आप भी एक गाड़ी में मौजूद हैं। बिल्कुल, देखिए ये चीज़ तो हमें गुजरात जो हमने क्रॉस किया उसके बाद ही ख्याल आ गया कि हर टोल टैक्स पे किसी तरह का कोई रोक टोक नहीं देखा जा रहा है। हर तरह से बिंदास गाड़ियों को जाने दिया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं अब अतीक अहमद जो है वो उदयपुर से करीबन 70 किलोमीटर पहले उसको शायद शौचालय की जरूरत थी तो उसने गाड़ी रुकवाई, लेकिन अभी भी गाड़ी में पेट्रोल डाला नहीं गया है। वहां रुकने के बावजूद भी गाड़ी में पेट्रोल नहीं डाला है, सिर्फ और सिर्फ अतीक अहमद के कहने पे कि उसे लघु शंका है और उस लघु शंका के कारण गाड़ी रोकी गई है। तो ये बात क्लियर कर दे हमारे दर्शकों को कि गाड़ी में पेट्रोल अभी भी नहीं डलवाया गया। दूसरी बात कि अब ये देखना है कि किस तरीके से गाड़ी को लगातार चलाया जा रहा है। न कोई खाने की कोई मतलब मैंने दोपहर से हम बता रहे हैं कि हमें जो लग रहा है कि यूपी जब तक ये अंडर एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यूपी एंट्री करने के बाद हो सकता है कि ज्यादा फोर्स और ज्यादा पुलिस लगाया जाए और उसके बाद अगर कहीं गाड़ी रोकी जाए। लेकिन जब तक राजस्थान चल रहा है तब तक गाड़ी को नॉन स्टॉप चलाने की शायद इस तरह की कुछ अनुमति या एक अतीक अहमद है इसलिए कोई प्रेशर हो सकता है। अच्छा, आपने जैसे कि जिक्र किया कि रिफिलिंग यहाँ पर नहीं हुई है, तो आगे अभी कह सकते हैं कि एक जगह पर या दो जगह पर जो गाड़ी को रोकना पड़ सकता है जब रिफिलिंग की जरूरत होगी। देखिए अब क्या कंडीशन है, कितनी की टैंक है उनका, क्योंकि वो लोग वहां से निकले हैं 2 दिन से। और सबसे बड़ी बात ये है, मैंने जो देखा कि वहां की जो यूपी की जो पुलिस आई है वो भी थकी हुई दिख रही है मेरे को। फिर भी उसके बावजूद बिना रुके और बिना किसी तरीके से वो लोग कंटिन्यू गाड़ी चला रहे हैं। बिल्कुल, और हमने देखा वो लोग सेंट्रल हमने देखा इससे पहले जब मुख्तार अंसारी को लाया जा रहा था तब भी हमने देखा यूपी पुलिस की जो टीम वो किस मुस्तैदी से काम कर रही थी। बने रहे हमारे साथ, सर्वेश भी हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। सर्वेश, इससे पहले मुख्तार अंसारी के केस में हमने देखा कि रोपड़ से लाया गया था और बांदा जेल और उस दौरान भी ऐसी मुस्तैदी दिखी थी। इस बार भी शुक्रवार को निकली टीम रविवार को लेकर वापस निकली है और लगातार कॉन्टिन्यूअस चलाए जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, काफिला कहीं रुक नहीं रहा है। हमें ये बताएं कि जो गाड़ियां इस काफिले में मौजूद हैं, फ्यूल कैपेसिटी क्या है, क्या कहीं रिफ्यूलिंग के लिए रुकना पड़ सकता है, कितनी दूरी पर, कितने घंटे बाद, और साथ ही ये भी बताएं कि किस तरह से ट्रेनिंग होती है एसटीएफ के इन जवानों को कि बिना रुके बिना थके आगे बढ़ते जाना है, स्ट्रैटेजी क्या होती है।
देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो स्ट्रेटजी होती है वो पहले से तैयार की गई होती है। अलग अलग जो गाड़ियां हैं, जो बख्तरबंद गाड़ियां हैं, जो नई गाड़ियां आई हैं, उसी को इसमें इस्तेमाल किया गया है। एक बैकअप में गाड़ी रखी गई है और इनके फ्यूल टैंक फिलहाल फुल करके रखे गए हैं। लेकिन फिलहाल जो बोलेरो गाड़ियां हैं उनकी कैपेसिटी अलग है, और जबकि जो बड़ी गाड़ियां हैं, बख्तरबंद गाड़ी जिसमें अतीक अहमद को लाया जा रहा है, उसकी कैपेसिटी अलग है। तो सबकी कैपेसिटी अलग है, और जहां पर इनको फ्यूल की जरूरत पड़ेगी वो कम्युनिकेट करेंगे। बताया जा रहा है कि उनमें से सिर्फ 5 जो लीड करने वाले इसमें कर्मचारी अधिकारी हैं उनके पास ही फोन है, बाकी का फोन भी जमा कराया गया है ताकि किसी तरह से कोई इंफॉर्मेशन लीक ना हो सके। तो उसके बाद अगर कोई गाड़ी में जरूरत पड़ती है तो आपस में कम्युनिकेट करने के बाद गाड़ियों को रोका जा सकेगा। और हर गाड़ी में एक व्यक्ति के पास एक फोन मौजूद है। उस फोन से मौजूद होने के बाद जो नियरेस्ट पेट्रोल पंप होगा वहां पर जाकर फ्यूल को लिया जा सकेगा। सिक्योरिटी के प्रॉपर इंतजाम है, सब लोग वेपन से जो है लैस हैं, सबके पास हथियार हैं वहां पर, और वो अच्छे ट्रेंड लोग हैं। एसटीएफ में वही लोग जाते हैं जिन्हें इसका अनुभव होता है। तो तमाम लोग अनुभव हैं, और जहां पर भी गाड़ियां रुकती हैं चारों तरफ पहले सुरक्षा का घेरा बनाया जाता है, क्योंकि जो इसमें गाड़ी में जिसको ले आया जा रहा है वो माफिया अतीक अहमद कोई मामूली आदमी नहीं है, बल्कि वो गैंगस्टर है। और IS 227 जो कि उसकी गैंग है, IS इंटर स्टेट गैंग, उसका वो गैंग लीडर है। तो यानी उसकी जान को भी हिफाजत के साथ लाना है और कोर्ट के जो आदेश है उसको फॉलो करना है। तो उस तमाम जो नियम है उनका पालन करते हुए पुलिस फोर्स उनको ला रही है, और जहां पर फ्यूल की जरूरत पड़ेगी कम्युनिकेट करके वो फ्यूल भी लेंगे और सुरक्षित लाने की जिम्मेदारी है। जहां तक ये बात है कि लगातार कितना चलाया जाएगा, क्योंकि रात के समय गाड़ियों को चलने के लिए सड़क खाली मिलती है, तो यह माना जा रहा है कि ठीक स्पीड से वो गाड़ियों को ले आएंगे। और जब यूपी में आएंगे तो दिन हो सकता है कि दिन हो जाए, और दिन के समय चूंकि मूवमेंट ज्यादा रहता है तो उस समय जो है गाड़ियों की स्पीड कम हो सकती है। तो कोशिश यही होगी एसटीएफ की टीम की कि रात में जितना से ज्यादा दूरी तय कर सकते हैं वो ज्यादा से ज्यादा दूरी तय करने की बिल्कुल वही कोशिश दिख भी रही है सर्वेश यूपी पुलिस की कि जितनी रफ्तार से टोल्स को भी फ्री करवा दिया गया है ताकि रफ्तार पर कहीं कोई ब्रेक न लगाना पड़े और गाड़ियां इसी तरह से आगे बढ़ती चली जाएं और काफिला आगे बढ़ता चला जाए। ये जो दूरी है साबरमती से प्रयागराज के बीच की, उसे कम से कम वक्त में पूरा किया जा सके। नवीन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नवीन, ये बताइए कि इस वक्त काफिला कहां पर है, उदयपुर पहुंचने में कितना वक्त और उसके बाद का आगे का रूट क्या है? क्या उदयपुर से जयपुर और आगे किस रास्ते से यूपी में दाखिल होगी? क्लियर हो पा रही है तस्वीर आगे की? बिल्कुल, देखिए अभी तक ये क्लियर नहीं है कहां से लेके जाया जाएगा। ये बात क्लियर है कि उदयपुर जाना है, उदयपुर से फिर कौन से रास्ते अतीक को यूपी ले जाना है, इस बात का कोई क्लियरिटी अभी तक सामने आया नहीं है। लेकिन उदयपुर हम लोग करीबन 1 आध घंटा, हम मान के चले कि 1 घंटे के आसपास में हम उदयपुर पहुंच सकते हैं, उदयपुर पहुंच जाएंगे। उसके बाद आगे का क्या रूट है इनका, क्योंकि देखिए हर चीज कोटा तक टोल प्लाजा फ्री है, यानी कि कोटा तो ये जा रहा है। कर्मचारियों को यहाँ से लाया गया है उनको भी नहीं, देखिए ये बात हम लोग कह सकते हैं कि कोटा तक टोल प्लाजा फ्री है, लेकिन अब वो जो गाड़ी में बैठे हैं, जो अधिकारी हैं, उन पे डिपेंड करता है कि क्या उनका ऊपर से सूचना आ रही है। हर पल सूचना बदल भी सकती है। आपको ये बात ख्याल होगा कि दिन में भी ऐसी खबरें आ रही थी कि आज अतीक नहीं जाएगा, सुप्रीम कोर्ट मना करेगा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। लेकिन न्यूज़ 18 हर चीज को सच्चाई से, बारीकी से चला रहा है कि कोई खबर गलत नहीं पहुंचनी चाहिए। तो हम अभी तक किसी रूट पे नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि उदयपुर के बाद क्लियर होगा कि कोटा के रूट से या जयपुर के रूट से, किस रूट से इसे यूपी ले जाया जाएगा। जी बिल्कुल, क्योंकि रास्ता काफी लंबा है और जैसा कि हम जिक्र भी कर रहे थे कि स्टॉपेज कहीं ना कहीं जरूर होगा। जैसे कि स्टॉपेज का हमने जिक्र किया, रिफिलिंग का जिक्र किया, खाने पीने की भी आप बात कर रहे थे कि अगर उसके लिए भी डिमांड करता है अतीक या फिर जरूरत पड़ती है किसी भी चीज की तो उसके लिए भी गाड़ी रोकी जाएगी। कोई जानकारी इस चीज को लेकर मिल पा रही हो कि क्या उत्तर प्रदेश में एंट्री होने के बाद ही किसी तरह से रोका जाएगा या फिर उससे पहले भी रोका जा सकता है? देखिए मैं हमेशा यही बोल रहा हूं कि हो सकता है कि हम गलत हो, लेकिन मेरा मानना यही है कि इनका टारगेट ये है कि यूपी के अंदर एंट्री हो पहले, क्योंकि यूपी का ये आरोपी है, यूपी का मेन इसको हाजिर करना है, मतलब उसको हाजिरी देनी है। और यूपी पुलिस जो है वो पूरी तरह से इनकी मदद में आ जाएगी। इनका टारगेट ये है कि और राज्य, भले गुजरात में पुलिस ने मदद की है, राजस्थान पुलिस मदद कर रही है, वो सेकेंडरी है, लेकिन कहीं ना कहीं इनका टारगेट ये रहेगा कि हमें पहले किसी तरीके से यूपी के अंदर
एंट्री करना है। उसके बाद अगर किसी चीज की जरूरत पड़ती है या अतीक कोई डिमांड करता है तो हम उसे पूरा कर सके। बिल्कुल नवीन, आपके पास लौटेंगे। नवीन, हमारे सहयोगी जो लगातार काफिले के साथ साथ हैं वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, नॉन स्टॉप रिपोर्टिंग कर रहे हैं नवीन, हर एक जानकारी और सही सटीक जानकारी पहुंचा रहे हैं हमारे दर्शकों तक, हम तक। बने रहे नवीन हमारे साथ। इस वक्त शिवम बरेली से जुड़ चुके हैं, उनका रुख एक बार फिर से कर लेते हैं। शिवम, वहां का हालचाल, अंदर से कोई खबर आ रही है कि अशरफ की स्थिति कैसी है? क्या बेचैनी अतीक वाली वहां तक भी पहुंची है क्या? देखिए, बिल्कुल बेचैनी होगी, क्योंकि पहले ही अशरफ ये कोशिश कर चुका है, कोर्ट में दलीलें पेश कर चुका है कि उसको प्रयागराज जेल ना ले जाया जाए। इसको लेकर वो अपनी कई बार कोर्ट में प्रयास कर चुका था, लेकिन उसमें असफल रहा। अब चूंकि एक टीम ऑलरेडी जो एसटीएफ की टीम है वो अशरफ को लाने के लिए आज ही बरेली पहुंच गई थी, सारी तैयारियां कर ली गई हैं, सुरक्षा मैपिंग कर ली गई है पूरी। ऐसे में जो अशरफ एक जमाने में आतंक का पर्याय था, अशरफ के ऊपर लगभग 52 मुकदमे हैं। और सबसे बड़ी बात, अतीक, अशरफ जैसे बड़े जो गैंगस्टर्स रहे हैं, इनको अभी तक किसी मामले में सजा नहीं हुई है। ऐसे में 28 मार्च को जब ये एमपी एमएलए कोर्ट में दोनों भाई पेश होंगे, जिनका एक जमाने में पूरे प्रयागराज इलाके में दबदबा हुआ करता था, उनका दौर था, रंगदारी करते थे, लेकिन आज की जो रात है वो बेचैनी से कट रही है। हालांकि कल उनको प्रयागराज ले जाएगा अशरफ को, और कल अतीक अहमद भी प्रयागराज पहुंच जाएगा, लेकिन दोनों की मुलाकात नहीं होगी। कोर्ट के अंदर हो सकता है कि वो सामने टकरा जाए, लेकिन इस पूरे मामले में बड़ी बात यह है कि दोनों भाइयों को आशंका है कि उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। पहले ही कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था और उसी के आधार पर दोनों अभियुक्तों को पेश करने की बात कही थी। अगर बरेली की बात करें तो यहां पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से मजबूत कर दी गई है। जो तमाम आला अधिकारी उन्होंने स्वयं निरीक्षण किया था, और पूरे प्लान को कि आखिर कैसे, लगभग 400 किलोमीटर की यात्रा होनी है, इसमें एसटीएफ के अलावा जो लोकल पुलिस है वो भी अपना इनपुट प्रोवाइड करेगी और उसके आधार पर अशरफ को ले जाया जाएगा। हालांकि दोनों भाइयों ने भरसक प्रयास किए कि उनको प्रयागराज जो इस मामले में उनकी पेशी होनी है वो ना हो। अतीक अहमद ने भी कोशिश की थी, सुप्रीम कोर्ट गया था, और उसके अलावा अशरफ पहले ही कोर्ट में दलील दे चुका है कि वो नहीं चाहता है कि उसको प्रयागराज ले जाया जाए, लेकिन कोर्ट ने इस दोनों आरोपियों को नोटिस दिया था और पुलिस को यह आदेश दिया था कि इनको पेश किया जाए। उसी के आधार पर अब अशरफ को पेश किया जाएगा। अशरफ, अतीक और अतीक के तीनों बेटे, अतीक की पत्नी, ये वो परिवार है जो एक जमाने में पूरे पूर्वांचल यूपी में इनका दबदबा, रंगदारी, खौफ हुआ करता था, लेकिन दोनों भाई आज उसी प्रयागराज जाना नहीं चाहते। ये दिखाता है कि बिल्कुल अपने इलाके में जाने पर कोई भी इतना नहीं डरता जितना ये डर रहे हैं, और इसकी वजह यह है कि एक वक्त में जो कर्म इन्होंने किए हैं वही कर्म अभी इन्हें डरने के लिए मजबूर कर रहे हैं। शिवम, टाइमिंग को लेकर कोई जानकारी अगर मिल पाई हो कि टाइमिंग क्या हो सकती है अशरफ को लाने की, क्योंकि दोनों की रात तो प्रयागराज जेल में ही गुजरने वाली है, लेकिन कितने बजे लाया जा सकता है बरेली जेल से अशरफ को? देखिए, अभी तक मिली जानकारी के अनुसार 10:30 से 11 बजे के बीच जो पुलिस है वो अशरफ को लेकर रवाना होगी। लेकिन मामला चूंकि बेहद संवेदनशील है, अशरफ स्वयं में पूर्व विधायक रहा है, उस पर 52 मुकदमे दर्ज है। ऐसे में पुलिस को ये लगता है कि जब तक मीडिया का जमावड़ा हो, लोगों का जमावड़ा हो, चूंकि कल मंडे का दिन होगा, ऐसे में ट्रैफिक भी हो सकता है। इसको लेकर पुलिस के जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि पुलिस तड़के सुबह भी उसको लेकर रवाना हो सकती है, क्योंकि कल पेशी नहीं होनी है। ऐसे में कल प्रयागराज जाना है। ऐसे में सुबह 6 से और 10 बजे के बीच का जो टाइम है वो रहेगा। पूरे रूट की बात करें और चाहे टाइमिंग की बात करें, पुलिस इस पूरी चीज को गुप्त रख रही है ताकि किसी भी तरीके की कोई अनहोनी या कोई घटना ना हो जाए। फिलहाल 6 से सुबह अर्ली मॉर्निंग की बात करें, 6 बजे से 10 बजे के बीच जो पुलिस है वो अशरफ को लेकर रवाना होगी। उससे पहले जो है आज की बात करें तो अशरफ को बेचैनी देखी गई है। तमाम अधिकारी आज एक बार जेल का मुआयना कर आए हैं। जो एसटीएफ की टीम आई है उसने भी पूरे प्लान को समझाया कि आखिर कितने बजे ले जाया जाए। हालांकि इस पूरे मामले में जानकारी ये निकल कर आ रही है कि पुलिस चाहती है कि बेहद शांत तरीके से, जब तक शहर के लोग जागे, ट्रैफिक हो, मूवमेंट हो, उससे पहले ही अशरफ को लेकर वो रवाना हो जाए। बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ। सर्वेश का एक बार फिर रुख कर लेते हैं। सर्वेश, शायद अतीक अहमद और फैमिली ने भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा दिन भी उन्हें देखने को मिल सकता है। राजूपाल की हत्या हुई थी। राजूपाल वो शख्स जिन्होंने अशरफ को चुनाव में मात दी थी, जिसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। उमेश पाल उस मामले में गवाह था। उमेश पाल को किडनैप करके डराया धमकाया इन दोनों भाइयों ने। अब उमेश पाल की भी हत्या हो गई है। क्या ये माने कि किडनैपिंग के केस के बहाने ही सरिये जब ये दोनों प्रयागराज लौट आएंगे तो इनके हर एक गुनाह पर से पर्दा उठेगा और बाकी के मामलों में भी सुनवाई और तेज होगी?
देखिए, निश्चित तौर पर अतीक अहमद के खिलाफ अभी तक किसी मामले में जो भी दर्ज मुकदमे थे, किसी में अभी तक सजा नहीं हुई, ना ही अशरफ को हुई है। इनका रसूख इतना था कि जो भी गवाह थे उनको हॉस्टाइल करा देते थे। और राजूपाल हत्याकांड जो बसपा विधायक थे 25 जनवरी 2005 को हुआ था, और इसी मामले में 2006 में जब उमेश पाल का अपहरण किया गया था, उमेश पाल चूंकि उसमें गवाह थे, उसके अलावा कई अन्य गवाहों का भी अपहरण किया गया था। और सबसे बड़ी बात है कि 2 बार 4-4 गवाहों को हॉस्टाइल कराया गया था, जिसमें उमेश पाल का भी पक्ष में जो है वो बयान दिला दिया गया था, और इसके साथ साथ अन्य गवाहों को भी। लेकिन जब बसपा की सरकार बनी तो कई गवाहों ने अतीक अहमद के खिलाफ और अशरफ के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए थे। सबसे बड़ी बात है कि राजूपाल हत्याकांड में जो लोग नामजद अभियुक्त थे, उनमें से 8 नाम ऐसे हैं अतीक और अशरफ को मिलाकर, जो कि उमेश पाल अपहरण केस में भी शामिल थे। इसके अलावा कई अन्य मामले भी थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब गवाह हॉस्टाइल हो जाते थे तो किसी मामले में मजबूत ढंग से पैरवी नहीं हो पाती थी और केस खत्म हो जाता था। सबसे बड़ी बात है कि 2005 का जो उमेश पाल के पहले राजूपाल का जो हत्याकांड था बसपा विधायक का, उस मामले में भी ज्यादातर गवाह हॉस्टाइल हो गए थे। लेकिन उस मामले में तब नया मोड़ आया जबकि 2016 में सुप्रीम कोर्ट में राजूपाल की विधवा पत्नी वहां पर गई, पूजा पाल, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सीबीआई को जांच के आदेश दिए। सीबीआई ने जब इस मामले को पकड़ा तब जाकर इस मामले में तेजी आई और इसको एक बार फिर से केस जीवित हो उठा। और इसी मामले में ये डर था अतीक अहमद और अशरफ को कि उनको सजा हो सकती है, और उन्होंने जब इस मामले का कोर्ट में सुनवाई चल रही थी उमेश पाल अपहरण कांड में, तब जो है उमेश पाल की हत्या कर दी गई। हालांकि हत्या के पहले उमेश पाल अपनी गवाही दे चुके थे, और यही वजह है कि जो 28 मार्च को जो फैसला आना है उसमें अतीक अहमद और अशरफ बेहद डरे हुए हैं कि उन्हें इसमें बिल्कुल काफी बड़ा दिन ये रहने वाला है, जो अहम फैसला आना है 28 मार्च को। और जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे थे कि हो सकता है कि एक पुराने केस के बहाने ही एक बार लाया जा रहा है अतीक को प्रयागराज, साथ ही उसके भाई अशरफ को। अब आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी नवीन भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और पल पल की जानकारी काफिले से हम तक पहुंचा रहे हैं। नवीन, कहां तक पहुंचा ये काफिला? उदयपुर से कितनी दूरी अभी बाकी बचती है और कोई नया अपडेट, कोई जानकारी आपको मिली हो? बिल्कुल 40 किलोमीटर के आसपास अब उदयपुर बच गया है। उदयपुर से आपका जो रूट है वो क्लियर हो जाएगा कि किस जगह से इसको लेके जाना है। उदयपुर यहाँ से करीबन 40 किलोमीटर है, और 40 किलोमीटर के बाद जो यूपी पुलिस का जो प्लान है कि कौन से रास्ते से अतीक अहमद को लेके जाना है वो क्लियर हो पाएगा, कोटा से या जयपुर उदयपुर से। हालांकि हम लोग 40 किलोमीटर दूर हैं। उदयपुर हम करीबन आधे से पौने घंटे में पहुंच जाएंगे। मतलब मान के चलिए कि 10:30 बजे तक हम उदयपुर को क्रॉस कर देंगे, और उसके बाद जो है वो पूरा क्लियर होगा पिक्चर कि किस रास्ते से, क्योंकि वहाँ से एक रास्ता एमपी की ओर भी जाता है। बड़ी बात ये है, तो क्या एमपी के रास्ते से लेके जाया जाता है कि इनको राजस्थान से ही लेके जाएंगे, तो वो सारी चीज़ें अभी क्लियर होनी बाकी है। लेकिन अतीक अहमद जो है वो हम लोगों ने जो देखा कि वो बिल्कुल एकदम सहमा हुआ है। वो जब नीचे उतारा और जब उसने जो डिमांड की थी, उस डिमांड के बाद से वो बिल्कुल सहमा हुआ है, इस तरह का हमको एहसास हो रहा है। तो बिल्कुल जो बात हो रही है कि दोनों भाई जो हैं वो अभी तक जो कर्म करके बैठे थे, उस कर्म का अब जो है उनको आप कह सकते हैं कि जो रिजल्ट है या परिणाम है अब भोगना पड़ेगा। क्योंकि अभी तक आपने बताया कि काफ़ी जो विटनेस हॉस्टाइल हो जाते थे, लेकिन अब जो है वो समय नहीं रहा। तो ये लोग डरे हुए हैं कि कहीं ना कहीं इन्हें सजा भी हो सकती है, या फिर और जिसे उसने पहले ही बोला कि मेरी हत्या हो जाएगी। तो काफी डरा हुआ है अतीक, और अतीक हमारे बिल्कुल आगे जो गाड़ी चल रही है उस काफिले की गाड़ी में अतीक बैठा हुआ है। ठीक है नवीन, बने रहे हमारे साथ। एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि इस वक्त काफिला उदयपुर से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है, और यहां से 40 किलोमीटर बाद उदयपुर के बाद 2 रास्ते हैं। एक जयपुर का रास्ता है, दूसरा कोटा होते हुए आगे बढ़ने का रास्ता है। तो कौन से रास्ते से किस रूट से ये काफिला आगे बढ़ता है वो क्लियर हो पाएगा जब उदयपुर से आगे ये काफिला निकलेगा, जैसा कि हमारे सहयोगी नवीन बता रहे हैं। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि कोटा तक के सभी टोल प्लाजा को फ्री करने के निर्देश दिए गए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये संभावना है कि कोटा वाले रूट से ये काफिला प्रयागराज की तरफ, उत्तर प्रदेश की तरफ आगे बढ़ेगा। लेकिन ये तब तक पूरा कंफर्म नहीं कहा जा सकता है जब तक कि उस रास्ते पर गाड़ी पहुंच ना जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पल पल चीजें बदल रही हैं, तस्वीर
बदल रही है और सीधे लखनऊ से मॉनिटर किया जा रहा है ऑपरेशन अतीक को, और लखनऊ से ही जानकारी दी जा रही है अधिकारियों को, उन अधिकारियों को जो कि इस प्रिजन वैन के आगे आगे जो गाड़ियां चल रही हैं यूपी पुलिस की, क्योंकि उन्हीं पुलिस अधिकारियों के पास मोबाइल फोन है जो प्रिजन वैन में मौजूद हैं। एसटीएफ के पुलिसकर्मी, उनके पास कोई मोबाइल फोन नहीं है, वो उनके ही दिशा निर्देश पर चल रहे हैं जो कि आगे आगे पुलिस की गाड़ियां हैं उनके आधार पर चल रहे हैं। सर्वेश हमारे साथ बने हुए हैं। सर्वेश, प्रयागराज, एक बार फिर प्रयागराज में होगा अतीक अहमद, कल दिन में वो पहुंच जाएगा वहां पर, अशरफ भी आ जाएगा और वही प्रयागराज है जहां पर अतीक अहमद और उसका पूरा परिवार, जो एक रिक्शा चलाता था, तांगा चलाता था अतीक अहमद, उसके पिता भी तांगा चलाते थे, लेकिन उसके बाद वो जुराइम की दुनिया में आता है, उसे पॉलिटिकल सपोर्ट होता है, पुलिस तंत्र का भी कहीं ना कहीं सपोर्ट होता है और वो बढ़ता चला जाता है। लेकिन उसी प्रयागराज में अतीक अहमद का खौफ नहीं बल्कि खौफ में अतीक अहमद होगा। देखिए, अतीक अहमद निश्चित तौर पर बेहद डरा हुआ है और अशरफ के बारे में भी जैसे हमारे साथी ने बताया कि अशरफ भी बेचैन हो उठा है, वो बरेली जेल में है, कल उसे भी लाया जाएगा। तो कुल मिलाकर अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। जिस तरह से अपराध की दुनिया में इन्होंने कदम रखा था, 1989 में अतीक अहमद ने पहला चुनाव जीता था और 17 साल की उम्र में पहली वारदात अतीक अहमद ने की थी। अतीक अहमद ने 80 के दशक में चांद बाबा को मारा था और चांद बाबा की हत्या के बाद अतीक अहमद ने जराइम की दुनिया से राजनीति में जब कदम रखा तो पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। और सबसे बड़ी बात है, प्रॉपर्टी के कारोबार से लेकर स्क्रैप के बड़े कारोबार, चूंकि यहाँ पर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय था और यहाँ पर स्क्रैप का बड़ा कारोबार होता था, उसमें उसका एक छत्र राज हो गया और उसने काफी पैसा कमा लिया, अकूत संपत्ति अर्जित कर ली। उसके अलावा उसने रंगदारी और तमाम ऐसे धंधे में शामिल हो गया था जिसकी वजह से उसका रसूख बढ़ता गया और उसके साथ साथ उसने गैंग बना ली थी और गैंग बनाकर वो काम करता था। और यही वजह थी कि अतीक अहमद के खिलाफ 2007 में जब बसपा की सरकार बनी और 2005 में राजू पाल बसपा विधायक की हत्या हो चुकी थी और जिसका आरोप अतीक अहमद और अशरफ पर है और मामला सीबीआई कोर्ट में चल रहा है, उसके बाद अतीक अहमद के खिलाफ गैंग रजिस्टर्ड किया गया। IS 227 मायावती सरकार में गैंग रजिस्टर हुआ और आज भी वो गैंग एग्जिस्ट करता है, यानी कि लगातार कार्रवाइयां हुई। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल अतीक अहमद के बारे में दर्शकों को बता दें, जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, अतीक अहमद यहां पर आतंक का दूसरा पर्याय बन गया था और अतीक अहमद सिविल लाइंस की जिस जमीन पर हाथ रख देता था वो जमीन उसकी हो जाती थी। लेकिन 2016 के दिसंबर में एक वाकया हुआ कि नैनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसे स्वाट्स के नाम से जाना जाता है, वहां पर अतीक अहमद अपने एक करीबी स्टूडेंट के, जिसका दाखिला सस्पेंड कर दिया गया था, उसका दोबारा वहां पर दाखिला कराने के लिए पहुंचा था और वहां पर हिंसा और तोड़फोड़ हुई थी। उस मामले में FIR हुई और उसके बाद से ही अतीक अहमद की मुश्किलें बढ़नी शुरू हो गई। अतीक को भी नहीं मालूम था कि इतने से छोटे मुकदमे में उसे जेल जाना पड़ेगा, जबकि वो इससे बड़ी बड़ी कई हत्याएं और कई। ठीक है, आपके पास दोबारा लौटेंगे, एक बार नवीन से भी जानकारी ले लेते हैं, अपडेट ले लेते हैं काफिले को लेकर। जैसा कि आप बता रहे थे कि उदयपुर पहुंचने के बाद ही साफ होगा कि कौन सा रूट आगे लिया जाएगा, जयपुर वाला या फिर कोटा से होकर जाएगा। तो ऐसे में कितना और वक्त आपको लग सकता है उदयपुर पहुंचने में? तो चलिए नवीन के पास दोबारा चलेंगे। शीनम, यहां पर देखना यह भी दिलचस्प होगा कि जब अतीक अहमद पहुंच जाएगा प्रयागराज तो परसों उसकी पेशी होनी है अदालत में और उसके बाद यूपी पुलिस की कोशिश होगी उमेश पाल हत्याकांड के मामले में भी उससे पूछताछ करने की, उसे अपने रिमांड में लेने की यह कोशिश होगी, क्योंकि इस पूरी साजिश में अतीक अहमद डायरेक्ट जुड़ा हुआ था, अशरफ डायरेक्ट जुड़ा हुआ था। तो इन दोनों से उस मामले में भी पूछताछ होगी, ये ऐसा लग रहा है, ताकि पहुंचा जा सके बाकी लोगों तक। बिल्कुल, और भी कई राज ऐसे हैं जो खुल सके, इसकी कोशिश जरूर